हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यू सिलेबस और न्यू सेमेस्टर के हिसाब से हम लोग ये टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। ये मेजर पेपर 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार पढ़ाया गया है और एकदम पूरा का पूरा न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। यानी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरह से जान सकते हैं, उनके साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करेंगे। दोस्तों, एकदम पूरा न्यू पैटर्न है तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर इस अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है। दोस्तों, प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। लिखना कैसे है समझिएगा थोड़ा। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। यानी प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन प्राचीन काल से ही भारतीय लेखकों ने इतिहास को अपने अपने तरीकों से लिखित रूप में संजो कर रखने का कोशिश किया है। यानी क्या है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, उनको प्राचीन काल से ही अपने अपने तरीके से इतिहास के माध्यम से लिख करके रखने का कोशिश किया गया है। इन्हीं साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करके अपने गौरवमय इतिहास को जान पा रहे हैं और इन्हीं सब जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, इन्हीं सब का अध्ययन करके हम लोग वर्तमान में भी प्राचीन की जानकारी पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के दम पर। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए इन ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो साहित्यिक स्रोत है उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक ग्रंथ, यानी वो धर्म ग्रंथ जिनमें धार्मिक वर्णन है। ठीक है, इसमें कोई धर्म से लिया गया है जो जिनका वर्णन। ठीक है, धार्मिक महत्व रखने वाले साहित्य को धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ क्या है वो आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, इन ग्रंथों में धार्मिक विश्वास के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक स्थिति का जिक्र मिलता है। यानी ये जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें हम लोग का धार्मिक जानकारी भी मिलती है, साथ ही साथ इनके उस टाइम के जो तत्कालीन समाज का व्यवस्था था, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, उनकी भी जानकारी हम लोग को मिलती है। धार्मिक ग्रंथ भी धार्मिक विश्वास के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी पहले हम लोग क्या किए, पहले देखे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, स्रोत जब हम लोग देखेंगे, स्रोत बटेगा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और जो साहित्यिक स्रोत हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, साहित्यिक स्रोत को फिर 2 भाग में बांटे। एक है धार्मिक ग्रंथ, एक हो जाएगा कि धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। ठीक है, जिसमें धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो एकदम निरपेक्ष है। कोई भी धर्म को उतना मान्यता नहीं दिया है, वो निरपेक्ष धर्म है। ठीक है, तो जब हम लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो धार्मिक ग्रंथ में भी धार्मिक ग्रंथ को 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। इनमें प्रमुख वेद, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, स्मृति, पुराण आदि है। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें महत्वपूर्ण है वेद, वेदांग, उपनिषद और महाकाव्य और पुराण। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब आप लोग लिखेंगे तो सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन के जैसे देंगे कि भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या क्या है उसको लिख देना है। उसके बाद एक एक ठो को थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में लिखेंगे। तब क्या होगा, ये जो आपका पैराग्राफ होगा वो थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक है, वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसकी संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या क्या है, 4 है। दोस्तों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनके लिए भी एग्जाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेदों की संख्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद। आर्यों के बारे में सर्वाधिक जानकारी
इसी से मिलता है, यानी इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। वेदों को भारतीय संस्कृति से में विशेष महत्व है। ऐतिहासिक रूप से भी इसका बहुत ही महत्व है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, यानी पहले वेद देखे, वेद की संख्या 6 है, उनसे हम लोग को क्या जानकारी मिलती है वो देखे। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। और वेदांग में क्या है? वेदांगों की संख्या 6 है। क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और निरुक्त। वेदांग से तो ये 6 पाठ है वेदांग का, ठीक है। वेदांग से तत्कालीन समाज एवं वर्ग पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वेदों के बाद महाकाव्यों का स्थान है, यानी जब हम लोग वेद देखें, वेद के बाद वेदांग देखें, उसके बाद हम लोग का जो महत्वपूर्ण है वो आ जाएगा आपका महाकाव्य, ठीक है। तो महाकाव्य में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। वेदों के बाद महाकाव्य का स्थान है। महाकाव्य 2 है, रामायण और महाभारत। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। राजनीतिक दृष्टिकोण से महाभारत रामायण की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है, यानी जो राजनीति उसमें कैसा है, इन दोनों महाकाव्य में रामायण की अपेक्षा महाभारत में ज़्यादा राजनीति का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पुराणों की संख्या। दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इसमें से 5 को ऐतिहासिक महत्व है, मतलब 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 क्या क्या है जो आगे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित है: मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण। इसके अलावा भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखे? धार्मिक ग्रंथ देखे, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ में पहले देखे ब्रह्म ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्धिक ग्रंथ, ठीक है, जो बौद्ध धर्म में क्या क्या ग्रंथ है जिससे हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने को मदद मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के समान बौद्ध ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी ब्रह्मांड जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्राह्मणों का जो ग्रंथ है, उनसे उसके समान ही बौद्धों का भी ग्रंथ महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथों में मुख्य रूप से पिटक और जातक है, यानी ये जो चीज़ है ये आपके बौद्ध ग्रंथ के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछेगा जातक कौन से धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पिटक को 3 भागों में खंडित किया गया है, ठीक है। यानी जो पिटक है ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसको 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, सूत पिटक और अध्यम पिटक, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अभिधम्म पिटक, ठीक है। विनय पिटक में अब एक एक तो एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें है ना। विनय पिटक में मठ में रहने वाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक निर्देश है, यानी जो विनय पिटक है उसमें जो मठ होता है ना, बौद्ध धर्म में तो आप सभी जानते हैं कि मठ होता है। मठ में रहते हुए भी कि बौद्ध भिक्षु को क्या क्या जरूरी है, क्या क्या काम करना है, वो सब का जानकारी किसमें है? आपके विनय पिटक में है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों का सार है, यानी जो सूत्र पिटक है उसमें महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश दिया महत्वपूर्ण, उसका सभी को संग्रह करके एक बना दिया ग्रंथ, ठीक है। तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध के महत्वपूर्ण उपदेशों को दार्शनिक रूप से व्याख्या की गई है। ये जो अभिधम्म पिटक है उसमें क्या किया गया है, जो बौद्ध के जो महत्वपूर्ण जो उपदेश है उनका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है और उनका दार्शनिक क्या महत्व है उनको व्याख्या किया गया है, ठीक है। ये तीनों पिटक पाली भाषा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जातक में बौद्ध ग्रंथों से में दूसरा स्थान है, यानी जो जातक है वो बौद्ध ग्रंथों में सेकंड स्थान पे आते हैं, ठीक है। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं तथा उनका वर्णन है। इन कथाओं से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। जातक के अलावा बहुत से अन्य साहित्य भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है। जो पिटक होता है वो 3 होता है, तीनों पिटक में क्या क्या है वो आपको याद रखना है। उसके बाद जातक में क्या है वो करना है। तो आप बौद्ध धर्म देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म, ठीक है। अभी हम लोग का चल रहा है कौन? धार्मिक ग्रंथ ही, ठीक है। जैन धर्म, जो जैन ग्रंथ है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जैन ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैन ग्रंथ में मुख्य रूप से क्या है? भद्रबाहुचरित। दोस्तों ये वाला याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? भद्रबाहुचरित,
परिशिष्ट पर्व, पूर्ण पुण्य श्रव और कथाकोश और लोक विभाग आदि प्रमुख है। तो दोस्तों ये सब के सब जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे हम लोग को उस टाइम के तत्कालीन समय के जो स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो जैन ग्रंथ थोड़ा छोटा सा है, उतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका पुस्तक को याद रखना है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग धर्म निरपेक्ष ग्रंथ, यानी ऐसा ग्रंथ पढ़ेंगे जिसका कोई धर्म से संबंधित नहीं है। उनसे हम लोग को किस तरह का मतलब माहौल के बारे में पता चलता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म ग्रंथ के अलावा कुछ ऐसा साहित्य है जिसका धर्म से दूर दूर कोई संबंध नहीं होता है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग जब क्या पढ़े, जो धार्मिक ग्रंथ है उसको 3 भागों में बांटे, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। उसके बाद अभी देखेंगे हम लोग धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में उनको पहले किस आधार पर बांटा गया है, कल्पना प्रधान के आधार पर, कल्पना प्रधान, लोक साहित्य, जीवन चरित्र तथा अन्य ग्रंथ तथा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले ये जो कल्पना प्रधान और लोक साहित्य और जीवन चरित्र के आधार पर जो बांटा गया है भारतीय पुस्तकों को, उनको देखेंगे, उससे हम लोग को क्या पता चलता है भारतीय समाज को। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कल्पना प्रधान लोक साहित्य और जीवन चरित्र और अन्य ग्रंथ, इस प्रकार के पुस्तक में अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाएं, हर्षचरित, महाभाष्य, गार्गी साहित्य, राजतरंगिनी, पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथ आते हैं। यानी ये जो पुस्तक है ना, ये आपका धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है, यानी इनका कोई धर्म से संबंधित नहीं है, इनसे सिर्फ और सिर्फ उनके उस टाइम के तात्कालीन समाज की स्थिति को जान पाएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने ईसा 4वीं शताब्दी में की थी, यानी ईस्वी पहले 4वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता है, राजनीति, कूटनीति और शासन प्रबंध पर यह एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। यानी ये जो पुस्तक है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, उस टाइम के तत्कालीन जो प्रशासन व्यवस्था था, उनके राजनीतिक कूटनीति के बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, दोस्तों इससे नाम से हम लोग को लगेगा कि अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमी का बुक है, लेकिन आपको याद रखना है जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो आपके राजनीति से संबंधित थी। किसने लिखा था, याद रखिएगा, चाणक्य ने। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देने वाली सबसे प्रमाणित पुस्तक है मुद्रा राक्षस। यानी मौर्य काल के बारे में अगर हम लोग को ज़्यादा जानना है तो हम लोग को मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उनको पढ़ना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। यह एक नाटक है, उसमें नंद राजाओं के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का उल्लेख मिलता है। यानी इसमें ये जो पुस्तक है उसमें क्या है, एक नाट्य रूप में, यानी एक मतलब क्या ड्रामा के जैसा ही इसको वर्णन किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि नंद राजाओं का पतन कैसे हुआ और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस तरह से राजा बनाया। ठीक है, इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अलावा कालिदास के अनेक पुस्तक द्वारा भारत के तत्कालीन संस्कृति अथवा व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र और यवनों के मध्य युद्ध का उल्लेख है। यानी ये जो मालविका अग्निमित्रम है, ये कालिदास का एक पुस्तक है, जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र ने यवनों के साथ युद्ध किया था। ठीक है, गार्गी साहित्य में भारत पर यवनों के द्वारा आक्रमण का उल्लेख है। कलहण द्वारा रचित राजतरंगिनी नामक पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में मुख्य रूप से उल्लेख है। यानी ये जो पुस्तक है राजतरंगिनी, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो कश्मीर का इतिहास कैसा है वो पता चलता है। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। इस ग्रंथ का भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। चंद्रवर्दाय द्वारा लिखी पृथ्वीराज रासो, यानी जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है उनको किसने लिखा था, चंद्रवर्दाय नामक ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान
के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यानी ये जो चंद वरदाई पुस्तक है, इससे हम लोग को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अनेक ग्रंथ है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। यानी इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनसे हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग पहले देखें क्या, पहले हम लोग देखें जो साहित्य था, क्या क्या। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। पहले क्या होता है, स्रोत, ठीक है, स्रोत होता है। स्रोत को दो टाइप में बांटा जाता है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत। ये हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, फिर से एक बार समझिएगा। साहित्यिक स्रोत में फिर हम लोग उसको बांटे। एक होता है जो हम लोग का ग्रंथ, ठीक है, एक ग्रंथ के आधार पर, और एक जो है ये विदेशी जो यात्री आए थे हम लोग के उस टाइम, तो विदेशी यात्री के आधार पर, ठीक है। विदेशी यात्री ने अपने साथ साथ क्या किया, भारत को बहुत जगह घूमा और घूमते घूमते उनका वर्णन अपने पुस्तक में किया। तो इससे भी हम लोग को प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और हम लोग के जो प्राचीन ग्रंथ है उनसे भी। तो प्राचीन ग्रंथ वाला पाठ हम लोग पढ़ लिए हैं। प्राचीन ग्रंथ में सिर्फ फिर हम लोग 3 टाइप में बांटे, ब्राह्मण ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। उसके बाद फिर जो हम लोग धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ को भी पढ़े। तो ये ग्रंथ वाला पाठ हो गया है। अब विदेशी ट्रेवलर वाला बात हम लोग करेंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक से ही हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, यानी विदेशी यात्रियों को ने किस प्रकार का जानकारी दिया, उसके आधार पर भारत का स्थिति कैसा था, उनका समाज व्यवस्था कैसा था, ठीक है। प्राचीन काल में बहुत से विदेशी विद्वानों ने भारत की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अपने अनुभव को लिखा। इन विदेशी यात्रियों के अनुभव तथा स्मरण के आधार पर लिखी गई वृत्तांत के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे मतलब यात्री भारत पे आए और उन्होंने अपने साथ साथ भारत में क्या क्या घटना घटी उनको अपने पुस्तक में लिखा, ठीक है। और उनसे भी हम लोग को बहुत सारे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन सा आए थे। इन विदेशी यात्रियों में मुख्य रूप से कुछ यूनानी आए थे, जिसमें हेरोडोटस, टेशियस और मेगस्थानीज था, ठीक है, यूनानी में। उसके बाद चीनी को देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान, इत्स्यांग और ह्वेनसांग, ठीक है। उसके बाद तिब्बत यात्री तारानाथ भी आए थे। इसके अतिरिक्त मुसलमान यात्री, ठीक है, अलब्रूनी, सुलेमान और अलमसूदी, यानी ये प्रमुख विद्वान हम लोग के प्राचीन काल में भारत आए थे और इन्होंने अपने ग्रंथ में भारत का वर्णन किया है। तो अभी एक एक ठो को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यूनानी लेखक हेरोडोटस सबसे प्राचीनतम लेखक है। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, में भारतीय सीमा प्रांत खामी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला था। यानी वो सबसे पहले पुराने इतिहासकार है, ठीक है, और जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। उनका जो भारत का संबंध वो खामी जो साम्राज्य से उनका वहाँ से वर्णन मिलता है, ठीक है। मेगस्थानीज ने भारतीय घटनाओं पर बारीकों से अवलोकन किया। यानी जो मेगस्थानीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, भारत को घूमने के लिए, ठीक है। कहा जाता है कि ये सिकंदर के साथ ही आया था, ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय संस्थान, भूगोल, कृषि आदि के विषय में उल्लेख किया। तिब्बतीय यात्री तारानाथ के द्वारा रचित किंगयोर और तंगियोर, तो तिब्बतीय जो यात्री थे जिनका नाम तारानाथ था, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में लिखा था, जिनका पुस्तक का नाम था किंगयोर और तिंगयोर, ठीक है। उन्होंने उस पुस्तक में क्या क्या लिखा है, उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये जो पुस्तक है भारतीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो मुसलमान यात्री थे, लेखक थे, अलब्रूनी ने भी अपनी पुस्तक जो तारीख़ हिंद के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी, ठीक है। तो ये इतिहासकार, ये विदेशी ट्रेवलर भारत में आए थे, अपने अपने पुस्तक में भारत के विषय में बहुत सारे जानकारी लिखे। तो ये ऐसे करके आपको लिखना है और लास्ट में आपको कैसे मतलब क्वेश्चन को एंड करना है वो देखिए, समझिए। इन सब के अलावा अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसके द्वारा हम प्राचीन
भारत के इतिहास को अच्छे तरह से जान सकते हैं। भारतीय इतिहास का अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आंसर करना है। दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।